Hello friends, welcome to Biology Lover. So this is the part second of the chapter The Fundamental Units of Life of class 10. So now we are starting. The shape and size of the cells are related to the specific function they perform. तो जो शेप और साइज़ होता है किसी भी सेल का वो काय पे डिपेंड करता है, जो स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं उनके जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं सेल्स के उन पे डिपेंड करता है. सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप. जैसा कि हमें पता है कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा वो अपना शेप चेंज कर सकता है. इन सम केसेस the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. तो कुछ केसेस में क्या होता है, जो शेप होता है सेल का वो फिक्स्ड होता है और पेक्यूलर होता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल. ओके, फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल हैज़ अ टिपिकल शेप. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था नर्व सेल का डायग्राम, तो उसका शेप कैसा होता है, एक टिपिकल शेप होता है. ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस. तो जो जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनमें क्या कैपेसिटी होती है कि वो अपना अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें. दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स. हाउ डज दिस सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन. तो अब ये सेल्स अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं. वी नो दैट देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स में मेनली क्या होता है, जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें होता है डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर का मीनिंग जस्ट नेक्स्ट लाइन में गिवन है, दैट इज़ दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. जैसा कि हमें पता है जो ह्यूमन बॉडी में जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनका अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है, मतलब उनका खुद का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पम्प. जैसा कि एग्जाम्पल गिवन है कि जैसे अपना हार्ट जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है, ब्लड को पंप करना, और जो स्टमक का फंक्शन क्या होता है कि फूड को डाइजेस्ट करना एंड सो ऑन. और भी बहुत सारी फंक्शंस होते हैं जैसे कि हमें पता है हमारी ह्यूमन बॉडी में. सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज़ ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल. और हम डिवीजन ऑफ लेबर सिंगल सेल्स के अंदर भी देख सकते हैं. इन फैक्ट ईच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट नोन एज सेल. और सेल के अलग अलग स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं विच इज़ कॉल्ड सेल कंपोनेंट्स. इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स. सेल ऑर्गेनेल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेल. ओके, ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. तो अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, प्लास्टिड्स. ओके, so etc. So these all are the cell organelles which are present inside the cell. तो इनका अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है. सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन सेल. जो न्यू मटेरियल्स बनते हैं सेल में वो बनाना. क्लीनिंग अप द वेस्ट मटेरियल को क्लीन करना सेल से एंड सो ऑन. और भी बहुत सारी चीज़ें सेल के अंदर होती है. अ सेल इज़ एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स. और सेल इसी वजह से ज़िंदा रह पाता है क्योंकि उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स उनका अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. दीज ऑर्गेनेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल. और जब हम इन सारे सेल ऑर्गेनेल्स को कंस्टिट्यूट कर दें तो पूरा एक सेल बना लेता है. It is interesting that all cells are found to have the same cell organelles. और ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा हमें जानकर कि जितने भी सेल्स होते हैं उनमें सेम टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज़ और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन. भले ही उनका जो फंक्शन है वो अलग अलग है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में वो मिलते हैं, पर उनके जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं ना वो सेम होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ. सेल बनता काय का है. व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल.
We saw above that the cell has special components called organelles. जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि स्पेशल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, उन्हें क्या बोला जाता है? सेल ऑर्गेनेल्स बोला जाता है. हाउ इज़ अ सेल ऑर्गेनाइज? तो अब सेल ऑर्गेनाइज कैसे होता है? इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, जब हम एक सेल को एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. तो जो 3 कॉमन ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं सारे सेल्स में, वो क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन that can be asked. What are the 3 organelles which are present in all the cells? That is plasma membrane, nucleus and cytoplasm. All activities inside the cell and interaction of the cell within its environment are possible due to these features. और जो ये 3 फीचर्स हैं, इन्हीं के कारण जो एक्टिविटीज़ हो रही है सेल के अंदर और जो इंटरेक्शन हो रहा है सेल के बीच में और सेल और उसके इन्वायरमेंट के बीच में, वो सब इन्हीं के कारण हो रहा है. दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. लेट अस सी हाउ. सो our first cell organelle is प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है. दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. तो जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, जो कि सेल को और उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सेपरेट करती है, वो क्या होता, वो क्या, उसे क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो कुछ ही सब्सटेंसेस को अपने अंदर जाने देती है या फिर अंदर के जो सब्सटेंसेस हैं उनको बाहर आने देती है. दैट मीन्स इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसीलिए इसको बोला जाता है. It also prevents movement of some other materials. और मूवमेंट ऑफ मटेरियल को वो प्रिवेंट करती है, मतलब अदर मटेरियल्स को वो अपने अंदर नहीं आने देती है. द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है. सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम दैट व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सो आंसर उसका क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज the entry and exit of only some materials in and out of the cell, and it prevents movement of some other materials also. So therefore the plasma membrane is called selectively permeable membrane, और हम बोल सकते हैं semi permeable membrane. Okay. How does the movement of substances takes place in cell? तो movement कैसे होता है substances का cell के अंदर, और how do सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल, और कैसे सेल के बाहर जाते हैं सब्सटेंसेस. ओके, दैट मीन्स कि कैसे सेल के अंदर सब्सटेंसेस आते हैं और कैसे सब्सटेंसेस बाहर जाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अब आ रही है यहाँ पे कि जो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैसे जाते हैं या फिर उनसे बाहर कैसे आते हैं. ओके, सो वी विल स्टडी. वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स. जैसा कि हमने पढ़ रखा है अर्लियर चैप्टर्स में, वी सॉ दैट देयर इज़ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन वेयर इट्स कंसनट्रेशन इज़ लो. इसका मतलब ये है कि जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है ना सब्सटेंसेस का, जैसे कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स या फिर सब्सटेंसेस बोल सकते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन बोला जाता है. और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि डिफ्यूजन हमेशा गैसेस का ही होगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है. ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड. Something similar to this happens in cells when, for example, some substances like CO2, which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell, accumulates in high concentration inside the cell.
और कुछ कुछ जो सब्सटेंस होते हैं जैसे कि CO2, वो क्या होता है, एक सेलुलर वेस्ट होता है जिसको हमें एक्सक्रीट आउट करना बहुत ज़रूरी है सेल के बाहर, मीन सेल के बाहर निकालना उसे बहुत ज़रूरी है। तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है ना सेल के अंदर, वो बहुत ज़्यादा होता है। इन द सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो जो सेल का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, मीन्स उसका जो बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है, उसमें क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज़ लो एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ इनसाइड द सेल। तो जो कंसंट्रेशन होता है ना CO2 का, वो बहुत ही कम होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, और इनसाइड द सेल कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। As soon as there is difference in concentration of CO2 inside and outside a cell, CO2 moves out of the cell। तो जो डिफरेंस होता है ना कंसंट्रेशन में CO2 के, जैसे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो CO2 होता है वो कम होता है, और सेल के अंदर जो है ना CO2 ज़्यादा होता है। तो इस डिफरेंस के कारण क्या होता है, CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल। तो CO2 मूव आउट हो जाती है सेल के, क्योंकि जैसा कि हमने डिफ्यूजन का प्रोसेस में देखा है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो इसमें जो कंसंट्रेशन है CO2 का बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है। तो जो बाहर से जो CO2 है वो ऑब्वियसली सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी, और जो CO2 है ना सेल के अंदर, वो सेल से बाहर चली जाएगी, क्योंकि सेल के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन है और बाहर कम है। From a region of higher concentration to a region of lower concentration outside the cell by the process of diffusion, जैसा कि मैंने आपको समझाया। Similarly, O2 enters the cell by the process of diffusion when the level of concentration of O2 inside the cell decreases। और इसी टाइप से जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर चली जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, एंड when the level of concentration of ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीजेस। तो इससे क्या होता है, जो सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का वो कम हो जाता है। दस डिफ्यूजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज। इसीलिए डिफ्यूजन इम्पॉर्टेंट होता है गैसियस एक्सचेंज, मतलब गैसियस एक्सचेंज सिर्फ डिफ्यूजन के कारण ही पॉसिबल है बिटवीन द सेल्स एज वेल एज द सेल्स एंड इट्स इन्वायरमेंट। सो वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वाटर होता है वो भी डिफ्यूजन का लॉ ओबे करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसमें कौन सा प्रोसेस होगा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी लगभग सेम ही डिफ्यूजन जैसा है। It is also the movement of water molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration is called osmosis। ओके, पर इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो जो मूवमेंट होता है ना वाटर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज डिजॉल्व्ड इन वाटर पे अफेक्ट करता है। Thus, osmosis is the passage of water from a region of higher water concentration through a semi-permeable membrane to the region of low water concentration, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया। So, what will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water? तो अब क्या होगा अगर हम कोई सा भी एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल को डाल दें, या तो सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्यूशन में या फिर शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन में। तो तीन चीज़ें पॉसिबल होगी। अब हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में। सो वी विल स्टडी नाउ। If the medium surrounding the cell has the high water concentration, then the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis। अब क्या होगा कि अगर कोई सा मीडियम है सराउंडिंग द सेल, तो उसका जो सेल के जो बाहर का जो सराउंडिंग रीजन है उसमें कंसंट्रेशन वाटर का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेल, मीन सेल में कम है और बाहर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जो सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। तो सेल क्या करेगा कि उस वाटर को अपने अंदर ले लेगा, मीन्स वाटर गेन कर लेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस।
तो जो सॉल्यूशन होगा उसे क्या बोलेंगे हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दैट मीन्स अगर कंसंट्रेशन वाटर का बाहर ज़्यादा है सॉल्यूशन में और सेल में अगर कंसंट्रेशन कम है तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ना फ्री हो जाएंगे, मूव करेंगे दोनों ही डायरेक्शन में, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। पर वाटर जो है ना सेल के अंदर ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू बाहर जाएगा सेल के। द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज़ दैट द वाटर एंटर्स द सेल। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा कि वाटर उसके सेल के अंदर ही आ रहा है। द सेल इज़ लाइकली टू स्वेल। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर कोई सा प्लांट या एनिमल सेल हम डालेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि सेल स्वेल हो जाएगा, मीन्स उसके अंदर, मीन्स वी कैन से दैट फूल जाएगा इन हिंदी। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। As the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will no net movement of water molecules across the cell membrane. तो अब जो मीडियम है वह दोनों ही तरफ सेम है, मीन्स प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल में भी सेम वाटर कंसंट्रेशन है और उसका जो मीडियम है उसमें भी वाटर कंसंट्रेशन सेम है। मीन्स ओवरऑल जो दोनों में वाटर कंसंट्रेशन जब सेम होता है तो क्या होता है, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा वाटर का सेल के अंदर। ओके, सच अ सॉल्यूशन इज़ नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन होगा तो उससे क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे इस केस में। वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इन इज़ द सेम एज़ द अमाउंट गोइंग आउट। तो जो सेल के अंदर जो वाटर जा रहा है और सेल से जो बाहर वाटर आ रहा है वो लगभग सेम ही है, मतलब उसका कंसंट्रेशन दोनों तरफ सेम होगा। सो देयर इज़ नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर। तो ओवरऑल तो उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है वाटर का। तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, द सेल विल स्टे द सेम साइज़। तो इसके कारण उसका शेप और साइज़ बिल्कुल सेम रहेगा सेल का। ओके, तो जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है अब हम पढ़ेंगे। इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर दैन द सेल। अब जो मीडियम है, जो सॉल्यूशन है उसमें कंसनट्रेशन कम है वाटर का एज़ कम्पेयर टू सेल, मीन्स सेल में ज़्यादा है और उसके सराउंडिंग में कंसनट्रेशन कम है वाटर का, मीनिंग दैट इट इज़ अ वेरी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। तो जो सेल होगा वो क्या करेगा, लूज़ कर लेगा वाटर को थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो इससे क्या होगा कि वाटर लूज, मतलब वाटर को वो बाहर छोड़ देगा सेल के। तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। जब कंसंट्रेशन सेल के अंदर वाटर का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इट्स सराउंडिंग सॉल्यूशन, देन द सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, रिमेंबर दिस, डोंट गेट confused between hypertonic and hypotonic solution. Okay, again water crosses the cell membrane in both directions, but this time more water leaves the cell than enters it. पर इसमें क्या होगा, वाटर क्रॉस तो होगा दोनों डायरेक्शन में, पर दिस टाइम वाटर लीव्स द सेल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सेल से बाहर जाएगा एज़ कम्पेयर टू सेल के अंदर है। Therefore the cell will shrink. तो इसका रिजल्ट क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, मीन्स हिंदी में बोले तो सेल सिकुड़ जाएगा बिल्कुल। ओके, thus osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. Now let us try out the following activity. तो अब हम ये एक्टिविटी को पढ़ेंगे। First activity is osmosis with an egg. Remove the shell of an egg by dissolving it in dilute hydrochloric acid. तो हम जो एग का शेल होता है उसे निकाल लेंगे। जब हम उसे डालें तो हम उसे काय में डालेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन होता है उसमें डाल देंगे। द शेल इज़ मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो शेल होता है वो मोस्टली क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। अ थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेज द एग।
पुट द एग इन वाटर, प्योर वाटर, एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट। तो हम उसे एग को काय में डाल देंगे, प्योर वाटर के अंदर डाल देंगे और उसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? द सेल स्वेल्स बिकॉज वाटर पासेज इनटू इट बाय ऑस्मोसिस। तो जो इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि जो एग होगा वो स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, बिकॉज कि वाटर जो है ना ऑस्मोसिस के थ्रू उस एग के अंदर जा चुका है। प्लेस अ सिमिलर डी-शेल्ड एग इन अ कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। अब एक और इस एग के साथ एक्सपेरिमेंट किया कि जो एग लिया हमने बिना शेल का, उसे हमने डाल दिया कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में और उसे ऑब्जर्व किया 5 मिनट के बाद। तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो सेल है वो श्रिंक हो गया, मीन्स सेल सिकुड़ गया। जो वाटर है ना एग के बाहर चला गया है, एग सॉल्यूशन इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन, बिकॉज द सॉल्ट कंसनट्रेशन इज़ मोर कंसनट्रेटेड, क्योंकि कंसनट्रेशन सॉल्ट का ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू एग। तो वो कहाँ चला गया? एग के बाहर चला गया। ओके, सो नेक्स्ट we can also try a similar activity with the dried raisins और apricots। अब हम यही एक्सपेरिमेंट करेंगे रेजिन्स के साथ और एप्रिकॉट्स के साथ। पुट ड्राइड रेजिन्स मतलब होता है किशमिश बोलते हैं हिंदी में, और एप्रिकॉट मीन्स अखरोट, इन प्लेन वाटर। अब प्लेन वाटर के अंदर रखेंगे उसको और लीव दैम फॉर सम टाइम, उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। देन प्लेस दैम इनटू द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट, और उसे काय में डाल देंगे? कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल देंगे। काय के? शुगर या फिर सॉल्ट के। यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? ईच गेन्स वाटर एंड स्वेल्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। तो वो गेन कर लेंगे वाटर को और एज अ रिज़ल्ट स्वेल हो जाएंगे जब हम उन्हें पानी में डालेंगे। However, when placed in the concentrated solution, it loses water and subsequently shrinks। तो जब हम उसे डालेंगे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में तो क्या होगा कि वाटर लॉस कर देगा और श्रिंक हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल स्टडी नाउ unicellular freshwater organisms and mostly plant cells tends to gain water through osmosis। तो जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्टली हम कह सकते हैं प्लांट सेल्स, तो वो क्या करते हैं? वाटर को गेन कर लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है ना वाटर का, जो प्लांट रूट्स जैसे हम सॉइल के अंदर वाटर डालते हैं, तो जो सॉइल होती है वहाँ से प्लांट रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन का जो काम होता है वो कौन करता है? ऑस्मोसिस करता है। दस डिफ्यूजन इज़ इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ सेल। तो इसीलिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस इम्पॉर्टेंट है। एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए कौन इम्पॉर्टेंट है? डिफ्यूजन, और वाटर के लिए ऑस्मोसिस। इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। तो जो सेल है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है? इन्वायरमेंट से भी लेता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर और बाहर जाते हैं सेल के थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज़ ऑफ एनर्जी। ओके, सो नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है एंड इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कौन से दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलके बनती है? फर्स्ट इज़ लिपिड एंड सेकेंड इज़ प्रोटीन। सो दो जो चीज़ें हैं ये मिला के क्या बना लेते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लेते हैं। व्हाट आर दीज? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। रिमेंबर दिस। ओके, हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf
in food and another material from its external environment. तो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना सेल मेम्ब्रेन की, वो क्या इनेबल करती है कि ताकि जो सेल है कोई सा भी फूड को एनगल्फ कर सके या फिर कोई सा भी जो मटेरियल है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में उसको क्या कर सके, एनगल्फ कर सके. सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. तो जो एंगल्फिंग फूड की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं. और मेनली कौन से ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है, अमीबा. अमीबा acquires its food through such process. Okay, remember this. It can be asked in exam. Explain the process of endocytosis with example. तो आंसर होगा कि the process of engulfing of food in cell and other material, the cell to engulf in food and other material from its environment, such process is called endocytosis. Example is amoeba. Now this next cell organelle is cell wall. Plant cells, in addition to the plasma membrane, have another rigid outermost covering called the cell wall. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वाली जो लेयर होती है जो कि बहुत ही रिजिड होती है उसे क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं. द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आउटसाइड मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ जो वॉल प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं सेल वॉल. द प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज. और प्लांट सेल वॉल काई की बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की. अब सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट. अब जो सेल्यूलोज है ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को. ओके, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस. जब कोई सा भी प्लांट लूज करता है वाटर को ऑस्मोसिस के थ्रू, देयर इज़ अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल. तो क्या होता है कि जो सेल होता है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वो जो है ना पूरा सेल वॉल की तरफ बिल्कुल चला जाता है, मतलब सेल वॉल से बिल्कुल चिपक जाता है वो जो सेल होता है श्रिंक होने के बाद. तो इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोला जाता है. वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिनन बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. तो हम ये एक्टिविटी देखते हैं. Mount the peel of a Rio leaf in water on a slide and examine the cell under the high power of microscope. तो हम रियो एक टाइप की लीफ होती है उसे लेंगे वाटर ऑन अ स्लाइड. जब हम वाटर और लीफ को डालेंगे स्लाइड पे, एग्जामिन द सेल और फिर उस सेल को एग्जामिन करेंगे, हाई पावर में देखेंगे माइक्रोस्कोप में. नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स. तो हमें क्या देखने को मिलेगा जब हम माइक्रोस्कोप में हाई पावर से देखेंगे, तो जो स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स दिखेंगे उनको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. दे कंटेन्स अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. और उनके अंदर हमें कुछ ग्रीन कलर का सब्सटेंस देखने को मिलेगा, उससे क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल बोलेंगे. पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड. तो हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन लेंगे शुगर का या फिर सॉल्ट का और उसे लीफ के ऊपर डाल देंगे स्लाइड पे. वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप. फिर 1 मिनट के लिए रुकेंगे और फिर उसे ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में. व्हाट डू वी सी. तो हम क्या देखेंगे कि नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स. फिर हम जो लीफ है उसे डालेंगे बॉइलिंग वाटर में. दिस किल्स द सेल. तो इससे क्या सारे सेल्स मर जाएंगे. देन माउंट 1 लीफ ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. फिर जब हम उस लीफ को देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर वापस से, पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर. फिर उसमें डालेंगे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन शुगर या फिर सॉल्ट का ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड. ओके, वेट फॉर अ मिनट. फिर हम 1 मिनट के लिए रुकेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे फिर से. व्हाट डू वी फाउंड. इस बार हम क्या देखेंगे, डिड प्लाज्मोलाइसिस अकर्स ना. ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी. तो हम इस एक्टिविटी से क्या इन्फर करते हैं, इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस. ये बहुत इम्पॉर्टेंट
में जानकारी देती है ये एक्टिविटी। वो क्या है कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं ना उनके अंदर ही ऑस्मोसिस होता है, और जो डेड सेल्स होते हैं उनमें ऑस्मोसिस नहीं होता है। ओके, द सेल वॉल्स परमिट द सेल of plants, fungi and bacteria to withstand with dilute hypotonic external media from the bursting। तो जो सेल वॉल होती है वो क्या परमिट करती है कोई से भी सेल को, प्लांट या फंजा या फिर बैक्टीरिया के, कि वो विथस्टैंड कर सकें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में विदाउट बर्स्टिंग, और वो बर्स्ट ना हो। In such media the cells tends to take up water by osmosis. The cell swells, building up pressure against the cell wall। तो जो सेल होता है वो स्वेल हो जाता है और बिल्डिंग अप और प्रेशर एक्सर्ट करने लग जाता है अगेंस्ट द वॉल। द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल, और जो वॉल है वो भी इक्वल प्रेशर लगाता है स्वेलन सेल पे। बिकॉज ऑफ देयर वॉल सच सेल कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम दैन द एनिमल सेल। तो जो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वॉल्स होती है सेल्स की वो विथस्टैंड करती है ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडिया दैन द एनिमल सेल। ओके, सो नेक्स्ट cell organelle, that is nucleus, we will study in the next video. So if you like my video and my explanation, so please like, comment and subscribe to my channel. Thank you.